सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान दें। हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट बना के लिख दिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। ध्यान दें कौन कौन सी होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। इनको हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तथा टेंसर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। अब एक एक करके हम इनकी परिभाषा करते हैं, आप समझिए। सबसे पहले हम लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज। हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश राशियाँ। क्या नाम देंगे इसको? अदिश राशि, अदिश राशि। बेटा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, क्या नाम होगा इनका? अदिश राशि। अब इसकी अंग्रेजी में परिभाषा लिखी हुई है, ये हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। The quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities or simply scalars. इनके एग्जाम्पल्स हैं मास, डायरेक्शन, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर ये परिभाषा मैंने आपके समझने के लिए लिख दी है। इसको किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। हम आपको परिभाषा समझाते हैं, बहुत इजी है। Those physical quantities which need only magnitude, not direction, for their complete specifications are known as scalar quantities. हिंदी में बोलेंगे वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, स्केलर्स कहलाती हैं। उसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, वो आप समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल्स इसलिए कि मास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। उसी तरह डिस्टेंस में भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसी तरह सब में केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, उनके एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। क्यों? मास तो किसी वस्तु का मास होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर ओनली। इसको वेक्टर्स भी कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। यहाँ पहले आपको लिखी हुई डेफिनेशन समझा देते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज आर वेक्टर्स ओनली। वो समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल है। अब यहाँ सुनिए, फिर हम एक बात समझा देते हैं, दूसरी तरह से परिभाषा बोल देते हैं, बिल्कुल इजी है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आर नोन एज वेक्टर्स, है ना, आर वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों नाम दिए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः प्रकट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां या वेक्टर्स कहलाती हैं। बेटा इधर समझ गए होंगे, इनके एग्जांपल्स हैं वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। देखिए बिल्कुल मास के साथ वेट। देखिए मास की डायरेक्शन नहीं, लेकिन वेट हमेशा क्या होता है? एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर ही काम करता है। डिस्प्लेसमेंट की एक निश्चित डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। करंट डेंसिटी, नॉट करंट, ध्यान रखिए, करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, इम्पल्स, ये सभी जो है वो
वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। अब इसके बाद, इनकी डेफिनेशन के बाद एक जो तीसरी क्वांटिटी है दैट इज नोन एज टेंसर। बेटा इधर टेंसर इज नॉट इन योर कोर्स, ध्यान रखें टेंसर आपके कोर्स में नहीं, यानी इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, परंतु ज्ञान के लिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ हमने लिख भी दिया, नॉट इन कोर्स, ओनली फॉर नॉलेज। टेंसर क्वांटिटीज, द क्वांटिटी which have, not quantity, quantities, the quantities which have 3 parameters। देखिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं था, एक सिंगल केवल मैग्नीट्यूड। इसमें 2 पैरामीटर्स थे, यहाँ सिंगल पैरामीटर, यहाँ 2 पैरामीटर्स थे। कौन सा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड यहाँ क्या है? द क्वांटिटीज विच हैव 3 पैरामीटर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन, आर नोन एज टेंसर्स। यानी जिस क्वांटिटी को प्रकट करने के लिए 2 से अधिक यानी 3 पैरामीटर की आवश्यकता होती है, उन्हें टेंसर कहते हैं। समझ गए होंगे। और इसका एग्जांपल है स्ट्रेस। यहाँ समझिए, आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, इन ए पर्टिकुलर प्लेन, किसी प्लेन में, इज नोन एज स्ट्रेस। वैसे स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में होता है, और ये डायरेक्शन में तो होता ही है, साथ में एक निश्चित प्लेन पर लगता है, इसलिए 3 पैरामीटर्स हो गए यहाँ, फोर्स, एरिया एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो 3 पैरामीटर्स हो गए, तो इसका नाम रखवा दिया गया है टेंसर। समझ गए कि नहीं? वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, टेंसर इज अ जनरल फॉर्म। स्केलर को टेंसर कह सकते हैं, वेक्टर को टेंसर कह सकते हैं, और टेंसर इटसेल्फ टेंसर तो है ही। क्यों कहा जाता है कि टेंसर ऑफ 0 ऑर्डर इज ए स्केलर, एंड टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ए वेक्टर, और टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर इज ए टेंसर, है ना। मतलब थर्ड ऑर्डर, मतलब जब फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर का जो होता है वो स्केलर होता है, और फर्स्ट ऑर्डर का वेक्टर कहलाता है, और इसके बाद जितने पैरामीटर्स जुड़ते जाएंगे वो सब टेंसर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर टेंसर मतलब मोस्टली 3 पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको केवल स्केलर्स और वेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके एग्जाम्पल पढ़ने। बेटा से लोग समझ गए होंगे ना। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को कैसे प्रकट किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एरो से प्रकट करते हैं, जिसको तीर कहते हैं। अब जैसे 4 न्यूटन है, यह है 4 न्यूटन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हम 4 मैग्नीट्यूड यानी इसकी लंबाई 4 यूनिट बना देते, 1 2 3 4 यूनिट बना दी, और एरो लगा दिया। एरो जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है, ये हेड है और ये टेल है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिशाओं का जो ये नक्शा बना हुआ है, इसके आधार पर ये क्या है, 4 न्यूटन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे खींच दिया गया। 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन यहाँ पर 5 न्यूटन, इसकी लंबाई 5 न्यूटन यानी 5 यूनिट हो गई, 1 2 3 4 5, एंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, यानी 45 डिग्री का होगा, नॉर्थ ईस्ट बीचों बीच होगा, यानी 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो ये वेक्टर आ गया। तो ये तो जो डायरेक्शन दी है उसके साथ लिखने का तरीका है। अब और एक होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको लिखने के लिए अक्सर कैपिटल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ये लिखा है वेक्टर ई, वेक्टर बी। अच्छा, अब ध्यान कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल, कभी कभी स्मॉल लेटर्स पर भी वेक्टर लगाया जाता है। जैसे जब करंट डेंसिटी हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं वेक्टर जी, वेक्टर जी। समझ गए कि नहीं?
करंट डेंसिटी वेक्टर जे होता है। समझ गए कि नहीं? तो स्मॉल लेटर्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, कैपिटल्स के ऊपर ही एरो लगा करके और उसको वेक्टर के रूप में पढ़ते हैं। अगर इसी को जैसे ये है और दो इस तरह से लाइनें खींच दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का ये परिमाण है। समझ गए कि नहीं? अब परिमाण का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस वेक्टर का परिमाण कितना, 4 इसका मैग्नीट्यूड है, और अगर पूरा 4n लिखा जाएगा तो फिर हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसी को लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, भी लिख सकते हैं 7 न्यूटन। समझ गए कि नहीं? इस तरह से भी बताया जा सकता है। इसमें ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये न्यूटन डायरेक्शन मतलब फोर्स है, इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो समझ गए होंगे, वेक्टर्स को लिखने के लिए कैपिटल्स का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर एरो लगा देते हैं, और वैसे वेक्टर को किसी तीर से प्रकट करते हैं जिसकी लंबाई उसका मैग्नीट्यूड होता है। ध्यान रखें, एरो जो उसका हेड है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है, एरो हेड उसकी डायरेक्शन को बताता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। आप इनको लिख लीजिए और समझकर याद कर लीजिए।